हेलो एंड वेलकम। हम लोग अनुभव 4 पे बात कर रहे थे, अनुभव टेस्ट 4 पे। हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल थे उसको देख लिया था। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, आईआर और जो विविध खंड, मिसलेनियस खंड के जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। इनसे संबंधित कुल 14 प्रश्न हैं। इन्हीं 14 प्रश्नों को हम लोग क्रमवार रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 37 आपके स्क्रीन पर है, देखिए। लेवांट क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेवांत ऐतिहासिक रूप से पूर्वी भूमध्य सागर के एक बड़े क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन और तुर्की के कुछ हिस्सों जैसे वर्तमान देश शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, 1916 के साइकस पिकॉट समझौते ने लेवांत देशों की आधुनिक सीमाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा स्टेटमेंट है, लेवांत की एक एकीकृत आर्थिक नीति है जो अपने देशों के मध्य मुक्त व्यापार और श्रम की आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। चलो देखते हैं। अगर हम लेवांत की बात करें तो अभी एक या 2 साल पहले यूपीएससी में आपसे ये सवाल पूछा गया था कि लेवांत से आप क्या समझते हैं या किसको संदर्भित करता है लेवांत क्षेत्र। चर्चा में रहा था, अक्सर न्यूज़पेपर में आप देखोगे ये चर्चा में रहता है। ठीक, जो लेवांत क्षेत्र है ना, ये जो पहला स्टेटमेंट है, ऐतिहासिक रूप से पूर्वी भूमध्य सागर के एक बड़े क्षेत्र को संदर्भित करता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप भूमध्य सागर के क्षेत्र, पूर्वी तट पर देखोगे तो कई जो देश हैं जो अक्सर हिंसाग्रस्त और विवादों में घिरे रहते हैं, जिनमें आप सीरिया का नाम ले सकते हो, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, तुर्की, ये वाला जो क्षेत्र है अक्सर देखोगे यहाँ तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, तो उसी को संदर्भित करता है लेवांत। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। अगर आप पीवाईक्यू को ढंग से एनालाइज कर रहे होगे तो ये पहले स्टेटमेंट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अभी जब से आप देखोगे कि हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है, तो उसके बाद भी न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह में ये शब्द बार बार चर्चा में आता रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें समझ लेना चाहिए। दूसरा जो स्टेटमेंट है, अब देखो, इससे पहले कि हम इसको देखें, दूसरे स्टेटमेंट को देखें, आप लोकेशन देख सकते हो इसके। ये देखो, ये वाला जो इलाका है पूरा, ये वाला जो पूरा इलाका है, यही लेवांत का क्षेत्र है। तो जो भूमध्य सागर है उसके पूर्वी तट पे है। इसमें साइप्रस जो द्वीपीय राष्ट्र है वो सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन और तुर्की के भी कुछ क्षेत्र इसमें परंपरागत रूप से शामिल माने जाते हैं। ठीक, तो ये वाला मैप आपके दिमाग में, ध्यान में होना चाहिए कि ये कहाँ पे है और क्या है, लेवांत किसको इंगित करता है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न पे, दूसरे स्टेटमेंट जो थे प्रश्न के उस पर। देखो, पहला स्टेटमेंट तो हमने देख लिया कि ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 1916 के साइकस पिकॉट समझौते ने लेवांत देशों की आधुनिक सीमाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, ये स्टेटमेंट सही है। जब भी आप दुनिया के अधिकांश समस्याओं के बारे में देखोगे, मतलब जो संघर्ष की पृष्ठभूमि है, उसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं यूरोपीय पश्चिमी राष्ट्रों की भूमिका रही है। ये भी जो मध्य एशिया की समस्या है उसकी भी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों की जो औपनिवेशिक मतलब मंशा रही है उसी से जुड़ता है। ये वाला पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है 1916 का, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में को पढ़ा होगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा, तो ये साइकस पिकट समझौता आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये क्या हुआ था साइकस पिकट समझौता में, इसमें फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था। फ्रांस और ब्रिटेन ने प्लान किया था, एक तरह का गुप्त समझौता था। गुप्त रूप से ये प्लान किया था कि जो ऑटोमन एम्पायर है, यानी कि जो तुर्की का एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर, उसको अपने में बांट लेंगे, उसके एक बड़े क्षेत्र को बांट लेंगे, ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्र को। तुर्की किसकी तरफ से लड़ रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था।
आपने भारत के संदर्भ में भी, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, भारत के संदर्भ में भी जब वर्ल्ड वार के बाद जो तुर्की के खलीफा के संदर्भ में जब नीति बनाने की बात आई तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत में भी विरोध खिलाफत आंदोलन तो जुड़ता है। थोड़ा बहुत अगर आपको ध्यान में होगा तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो उसी से ऑटोमन साम्राज्य को बांटने की एक तरह से मतलब गुप्त प्लानिंग थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ये जो साइकस हैं, दो नाम है इसमें, साइकस जो है ये ब्रिटिश डिप्लोमेट थे और जो पिकट है ये फ्रेंच डिप्लोमेट थे। इन्हीं दोनों के बीच ये प्लान किया गया था। तो जो क्षेत्र फ्रांस के तरफ गए, जो क्षेत्र ब्रिटेन के तरफ गए, अपने मनमाने तरीके से इन्होंने बंटवारा किया और यहीं से जो है, इसी के बाद जो है हमें इजराइल और फिलिस्तीन की जो समस्या है उसकी भी पृष्ठभूमि आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं यहीं पे निर्मित होनी चालू हो जाती है। तो ये वाला पूरा जो समझौता है आधुनिक सीमाओं को कहीं ना कहीं मतलब इसी से प्रभावित रहा है, साइकस पिकट समझौता से। तो आप ये वाला जो साइकस, जैसे लेवांत पूछ लिया आपसे सवाल, लेवांत को आपने समझ लिया, यूपीएससी ने पूछ लिया है सवाल, आप साइकस पिकट समझौता को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि अभी काफ़ी चर्चा में रहा है ये करंट अफेयर्स में। तो आप ये समझौता आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र से संबंधित रहा है, पर ऐतिहासिक रूप से साइकस पिकट समझौता, ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। चर्चा में रहा ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध साइकस पिकट समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है, ऐसा सवाल बनाया जा सकता है। तो अपने दिमाग से भी जो प्रश्न जब आप देख रहे हो उससे आप ऐसे प्रश्न सृजित करने का प्रयास करो जो कि संभावित रूप से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आगे भी। क्लियर? तो ये कथन सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, लेवांत की एक एकीकृत आर्थिक नीति है जो अपने देशों के मध्य मुक्त व्यापार और श्रम की आवाजाही सुविधा प्रदान करती है। कहीं से ये लग रहा है कि आपको पॉसिबल होगा इस तरह का कोई समझौता? ऐसी बात की जा रही थी कि ईयू की तर्ज पर लेवांत देशों में भी ऐसे समझौते होने चाहिए, बट अभी की स्थिति देख के आपको लगता है कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई समझौता, मुक्त आर्थिक व्यापार और श्रम की आवाजाही वाला कोई ऐसा समझौता संभव है? तो बिल्कुल नहीं, एकदम इलॉजिकल लगता है। अगर आपको लेवांत का लोकेशन पता होगा तो तीसरा स्टेटमेंट तो आप स्वतः गलत कर, मतलब काट देते कि ये गलत है। ठीक, तो दो पूछा आपसे कितने कथन सही हैं, तो दो कथन सही हैं। विकल्प उत्तर बी जो हो जाएगा, विकल्प बी आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये लोकेशन हमने देख लिया लेवांत का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। देखिए आप लोग, ये प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे एक धातु कला रूप बिद्रीवेयर को निम्नलिखित में से किस राज्य से भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। देखो ये किस तरह का सवाल है, आप एज इट इज इसको हम लोग एक अपने पीटीएस टेस्ट में हम लोग रेगुलर बात करते हैं एक टर्म एमटीआर, मारो टोटल रट्टा। बाकी बातें तो बाद में समझेंगे, पहले सबसे पहले जैसे ये कोई भी इस तरह का टर्म आया, जैसे मैंने पिछले सवाल में भी बताया, दो लेवांत एक टर्म आया, साइकस पिकट समझौता एक टर्म आया, तो उसको तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है, मारो टोटल रट्टा वाला एमटीआर कैटेगरी में है। आगे अब हम देखते हैं कि ये धातु कला के बारे में पूछा है, बिद्रीवेयर, ये मतलब किस राज्य का है जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो ये कर्नाटक का है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि बिद्रीवेयर, बाकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे, लेकिन बिद्रीवेयर किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। ये नाम में ही देखो ना, इसका कुछ जुड़ा हुआ है। बिद्रीवेयर यानी कि बीदर का जो क्षेत्र है, कर्नाटक का बीदर शहर का जो क्षेत्र है, उसी में ये बिद्रीवेयर प्रचलित है। ये एक तरह से आप इसको कह सकते हो धातु पे नक्काशी करने का मतलब एक आर्ट है, धातु पर नक्काशी का आर्ट। ठीक है, इसका विकास जो है, अगर हम इस जो बिद्रीवेयर कला है, इसके विकास की अगर हम बात करें तो ये 14th-15th सेंचुरी में, शताब्दी में जाती है, और 14वीं 15वीं शताब्दी में जो बहमनी साम्राज्य रहा था इस क्षेत्र में, आपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पढ़ा होगा बहमनी साम्राज्य के बारे में, तो बहमनी साम्राज्य के टाइम पीरियड में इसका विकास हमें देखने को मिलता है बिद्रीवेयर आर्ट का। और इस पे प्रभाव जो है हमें फारसी आर्ट का दिखता है, जो ईरानी आर्ट फारसी आर्ट है, उसका प्रभाव हमें बिद्रीवेयर पे दिखता है।
तो इतना बैकग्राउंड जो है आप ध्यान में रख सकते हैं अगर अभी हाल में। अब देखो ये पूछा क्यों, इसके पूछे जाने के दो कारण हैं। एक, आपने अभी 1 साल पहले एक जो बिद्रीवेयर आर्ट के एक बड़े फेमस आर्टिस्ट रहे थे, उनका नाम था शाह रशीदी अहमद कादरी। शाह रशीदी अहमद कादरी, इनका एक वीडियो काफ़ी फेमस हुआ था जब ये इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और जब ये पद्मश्री अवार्ड लेने जाते हैं तो ये कह रहे होते हैं कि इनको भरोसा नहीं था कि बीजेपी के गवर्नमेंट में इनको अवार्ड दिया जाएगा, पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। ये पहले से भी काफ़ी बार प्रयासरत थे कि इनको पद्मश्री अवार्ड मिले, सम्मानित किया जाए, लेकिन इनको मिला बीजेपी के गवर्नमेंट में। तो जो एक परंपरा, इनका कहना था कि जो एक परंपरागत धारणा रही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो किसी खास धर्म के प्रति अपना झुकाव नहीं रखती है, तो उसके प्रति कहीं ना कहीं उसको गलत साबित किया है। तो ये स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया था, शाह रशीदी अहमद कादरी जी द्वारा दिया गया था, इसके बाद ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था, इनके वीडियोज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रहे थे। तो उसके ये जो शाह रशीदी अहमद कादरी हैं, ये बिद्रीवेयर के ही कलाकार हैं। इसके बाद ये आर्ट एक बार फिर से चर्चा में रहा था। इनको 2023 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक, एक और कारण ये बिद्रीवेयर के चर्चा में रहने का है कि जो ब्रिक्स का पिछले वर्ष सम्मेलन हुआ था, उसमें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वहाँ पे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है बिद्रीवेयर कई सारे उपहार ले जाया गया था वहाँ, मतलब दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के लिए। तो उसमें बिद्रीवेयर आर्ट के भी कुछ मतलब रूप थे, बिद्रीवेयर आर्ट से संबंधित भी कुछ जो बर्तन थे, कुछ जो कला के रूप थे, वो दिया गया था, प्रस्तुत किया गया था। इसके कारण भी ये चर्चा में रहा था। तो ये दो कारण, ये चर्चा में रहने का कारण था, इसके कारण ये करंट में आ गया बिद्रीवेयर। क्लियर? तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि बिद्रीवेयर एक आर्ट फॉर्म है, जीआई टैग दिया गया, बीदर क्षेत्र, कर्नाटक के बीदर क्षेत्र से है। मध्यकाल में 14वीं 15वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ, बहमनी साम्राज्य के टाइम में इसका विकास हुआ। अभी हाल ही में जो शाह रशीदी अहमद कादरी हैं, इनको इसी आर्ट से संबंधित हैं, कलाकार हैं, इनको जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया। जो ब्रिक्स का समिट हुआ था, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी द्वारा इसके उपहार स्वरूप बिद्रीवेयर आर्ट को ले जाया गया था। क्लियर? इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। देखिए आप लोग, एक और चीज जो है, आप पिछला जो हमारा प्रश्न है बिद्रीवेयर वाला, इसमें आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो नक्काशी की जाती है, धातु की नक्काशी की जाती है, इसमें फूल पत्तियां, ठीक है, ये जो बिद्रीवेयर है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे किस टाइप की नक्काशी की जाती है। फूल पत्तियां वगैरह और ज्यामिति आकृति जो है वो बनाया जाता है इस पर। एक बार आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि आप एक बार इसके आर्ट फॉर्म को ना एक बार गूगल करके इमेज जरूर देख लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा कनेक्ट करेगा। ठीक, चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। देखिए, इसमें है भारत के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्मारकों पर विचार कीजिए। यहाँ 6 स्मारक दिए गए हैं: हम्पी, सूर्य मंदिर कोणार्क, वृद्धेश्वर मंदिर, रानी की वाव, अजंता की गुफाएं, धमेख स्तूप, सारनाथ। आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने वर्तमान में प्रचलन में भारतीय मुद्रा नोटों पर दर्शाए गए हैं। जो इंडियन करेंसी है उस पे इनमें से किसको किसको दर्शाया गया है। देखो, जब हम इतिहास की बात कर रहे थे, आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट जब हम लोग कर रहे थे, वहाँ पे भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि हमें जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है ना, उसको हमें काफ़ी विस्तार से देखना है। उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके माइन्यूट ऑब्जर्वेशन पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जो हमारा करेंसी नोट है उस पर जितने भी मतलब जो भी इंडिकेशन दिए गए हैं, नए वाले जो करेंसी नोट्स हैं जिनके बैक पर ऐतिहासिक स्मारक धरोहरों को चिन्हित किया गया है, वो सभी जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित हैं।
अब आपको, अब देखो एकदम से इसको रटा नहीं जा सकता है कि कौन करेंसी नोट पर है। ऐसे कुछ सवाल हमेशा पेपर में ना आपको आपके ऑब्जर्वेशन पर, कि आप जो अपने आसपास की चीजें देखते हैं उसके प्रति आप कितने सजग हैं, उससे संबंधित ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप इसको रट के ऐसे बहुत तरह के सवाल, आपने अगर साइंस टेक का सवाल देखा होगा तो साइंस टेक में जो फिटनेस बैंड के बारे में सवाल पूछा गया तो वहां भी मैंने कहा था आपको कि ये ऑब्जर्वेशन आधारित सवाल है। आप एकदम से पढ़ के या रट के सारे सवाल नहीं कर सकते हैं। आपको अपने ऑब्जर्वेशन को थोड़ा तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा, तेज बनाना पड़ेगा, ताकि आप ऐसे सवाल को कर पाएं। ठीक, अब आते हैं इस सवाल पर। देखो जो करेंसी नोट है, कुल मिलाकर आपको 10 रुपए का नोट है, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 का नोट, जो कि अब हाल में बैन हो गया है, बंद हो गया है, वापस ले लिया गया है आरबीआई द्वारा। ठीक है, तो ये जो इन नोटों पर, जो नए करेंसी नोट हैं, इन पर जो कुछ ना कुछ दर्शाया गया है। तो जो ऊपर के 6 नोट हैं इस पे तो ऐतिहासिक स्मारकों को दर्शाया गया है। जो 2000 का नोट था नया वाला, इस पर मंगलयान को दर्शाया गया था। ठीक है, जो 500 का नोट है इस पर जो रेड फोर्ट है, लाल किला है दिल्ली का, उसको दर्शाया गया है। ठीक है, इस पर क्या दर्शाया गया है? लाल किला। जो 200 का नोट है इस पे आपको सांची का स्तूप दर्शाया गया है। जो 100 रुपए का नोट है इस पे रानी की वाव जो है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और रानी की वाव कहाँ है? ये रानी की वाव एक प्रकार का बावड़ी या सीढ़ीदार कुआं का उदाहरण है, और ये गुजरात में है, गुजरात के पाटन जिले में है, गुजरात के पाटन में है। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सांची स्तूप के बारे में हमने विस्तार से अपने इतिहास खंड वाले सवाल, इतिहास का आर्ट एंड कल्चर वाला जो खंड था वहाँ सवाल पूछा गया था, तो वहाँ भी हमने इसके बारे में बात किया है। लाल किला के बारे में आपने पढ़ा ही होगा विस्तार से। जो 10 रुपए का नोट है इस पे कोणार्क सन टेम्पल है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो है। जो 50 रुपए का नोट है इस पर जो है आपको एलोरा का जो एलोरा का जो आपको कैलाश टेम्पल है वो है इस पर। ठीक है, और जो 20 रुपए का नोट है इस पर हम्पी का एक स्ट्रक्चर है, जो पत्थर का रथ बना हुआ है हम्पी का, वो है 50 रुपए के नोट। ये थोड़ा सा, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ, इसको चेंज करते हैं। ये जो 20 रुपए के नोट पे है, 50 रुपए के नोट पर हम्पी का जो पत्थर का रथ है वो दर्शाया गया है। ठीक है, और जो 20 रुपए का नोट है इस पर जो आपको एलोरा का कैलाश टेम्पल है वो दर्शाया गया है, कैलाश मंदिर। ठीक है, ये कैलाश मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर नहीं है। एलोरा में कैलाश मंदिर है। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको, अब देखो ध्यान में रहना, ये रट पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। आप इसको एक तरह से अपने ऑब्जर्वेशन को, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, ऑब्जर्वेशन को आपको थोड़ा बेहतर बनाना पड़ेगा कि इस तरह के सवाल को आप सही कर पाएं। अब आते हैं हम इसमें, तो देखो हम्पी वाला है, हम्पी में क्या, हम्पी किस नोट पर है? 50 रुपए के नोट पर। सूर्य मंदिर 10 रुपए के नोट पर। वृद्धेश्वर टेम्पल की हमने बात नहीं की। रानी की वाव 100 रुपए के नोट पे। अजंता गुफाएं नहीं है, एलोरा गुफाएं, धमेक स्तूप भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? विकल्प ए, केवल 3। ठीक है, कुल 6 नोट पे जो 6 मॉन्यूमेंट्स दर्शाए हैं उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से समझने का प्रयास किया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। देखिए आप लोग,
ये है वंदे भारत ट्रेन के संदर्भ में। 4 स्टेटमेंट दिया गया है वंदे भारत ट्रेन के संदर्भ में। वंदे भारत ट्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें चुंबकीय प्रोत्थापन प्रौद्योगिकी मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी के कारण बेहतर ऊर्जा दक्षता है। दूसरा, यह स्वदेशी रूप से विकसित एंटीवायरल सिस्टम से सुसज्जित है। तीसरा, यह बैकअप के लिए उन्नत बैटरी प्रबंधन प्रणाली के साथ हल्के वजन वाली लिथियम रसायन बैटरी का उपयोग करता है। और चौथा स्टेटमेंट है, यह जापान के सहयोग से डिजाइन की गई भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड रेल है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कितने कथन सही हैं। वंदे भारत ट्रेन जो है, आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होगे, पीआईबी के जो आर्टिकल्स हैं उसको भी अगर आप देख रहे होगे, तो अक्सर हाल फिलहाल में कई बार ये चर्चा में रहा है। वैसे भी मतलब इसके बारे में आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ ही रहे होंगे। हाल ही में क्या हुआ, अभी वर्तमान में 70 से अधिक जो है वंदे भारत ट्रेन संचालित है। ये भारत की पहली स्वदेश निर्मित जो है, ये क्या है, वंदे भारत ट्रेन क्या है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित जो है स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। हाई स्पीड ट्रेन है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। ठीक है, तो अब देखो ये वाला कथन जो है ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। जापान के सहयोग से डिजाइन की नहीं, भारत का स्वदेशी निर्मित, डिजाइन भी भारत के द्वारा किया गया है और भारत में ही निर्मित हुआ है। तो मतलब मेक इन इंडिया का एक बेहतर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। पहली वंदे भारत ट्रेन कब चालू की गई थी? 15 फरवरी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि पहली एटलीस्ट ध्यान में रख लीजिए, 2019 में 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के लिए नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन कब चली? फरवरी 2019 में। क्या है वंदे भारत ट्रेन? भारत का पहला स्वदेश निर्मित डिजाइन किया गया सेमी हाई स्पीड ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर। अब आते हैं इसमें पहला वाला जो स्टेटमेंट है, इसमें चुंबकीय प्रोत्थापन प्रौद्योगिकी मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी के कारण बेहतर ऊर्जा दक्षता है, ये गलत है। अब देखो इसको समझने के लिए ना, ये वाला स्टेटमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी में बहुत मजबूत मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। उसके कारण क्या होता है, उसके प्रभाव में जो ट्रैक्स से ऊपर समझो एक तरह से उड़ता हुआ प्रतीत होता है, थोड़ा ऊपर उठ के चक्के जो रेल होता है, रेलगाड़ी होती है, वो चल रही होती है। तो मैग्नेटिक लेविटेशन जो है ये बुलेट ट्रेन में इस्तेमाल होता है। ठीक, ये वाला कथन आप तब तक नहीं सही कर सकते थे, मतलब समझ सकते थे, जब तक कि आपको मैग्नेटिक लेविटेशन के बारे में बेसिक नहीं पता होता। ठीक, तो मैग्नेटिक बुलेट ट्रेन से संबंधित, बुलेट ट्रेन में मैग्नेटिक लेविटेशन का प्रयोग होता है। एक पावरफुल मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? ताकि घर्षण के कारण जो स्पीड या ऊर्जा लॉस होता है उसको बचाने के लिए। और उसके प्रभाव में क्या होता है, वो समझो कि कुछ ऊपर जो ट्रैक होता है ना, उससे कुछ ऊपर जो है ट्रेन चल रही होती है। क्लियर? एक तरह से समझो कि हवा में ट्रेन चल रही होती है। तो ये वाला गलत है। जो वंदे भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन रेगुलर जो रेल ट्रैक का इस्तेमाल होता है, पहिया और ट्रैक पे, उस तकनीक पर आधारित है। इसमें मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो नॉर्मल रेल ट्रैक है और पहिया, नॉर्मल रेल ट्रैक पर पहिया चल रहा होता है। ठीक, दूसरा देखो, यह स्वदेशी रूप से विकसित एंटीवायरल सिस्टम से सुसज्जित है, ये सही है। अब देखो ये एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर आधारित है कि आपको पता होना चाहिए कि ये एंटीवायरल सिस्टम है या नहीं है। लेकिन देखो पहला वाला जो पार्ट है, स्वदेशी रूप से विकसित, पूरा का पूरा मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि स्वदेशी रूप से विकसित ही ट्रेन है। तो ऐसा आप गेस भी कर सकते थे कि चलो ये स्टेटमेंट ऐसा लाइन वर्डिंग कर रहा है कि स्वदेशी रूप से विकसित है, तो डेफिनेटली ये सही होगा। ये बात सही है कि एंटीवायरल सिस्टम से सुसज्जित है। और ये एंटीवायरल सिस्टम जो है, जो आपको एसी है
उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेहतर मतलब एयर कंडीशनिंग के लिए और वेंटिलेशन के लिए जो है ये इस्तेमाल, एसी एंड वेंटिलेशन के जो है ये बेहतर वेंटिलेशन के लिए ये प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तीसरा स्टेटमेंट, यह बैकअप के लिए उन्नत बैटरी प्रबंधन प्रणाली के साथ हल्के वजन वाली लिथियम रसायन बैटरी का उपयोग करता है। ये भी अब देखो एकदम एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन पे आधारित है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है तो फिर आप मतलब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये पता होना चाहिए था, तभी आप सही कर सकते थे, इसमें कोई भी गेस नहीं चल सकता था। देखो ये जो उन्नत लिथियम बैटरी का प्रभाव है, इसके कारण क्या होता है 3 घंटे तक का जो है बैकअप मिल जाता है। ठीक है, तो 2 कथन सही हैं, 2 कथन गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूछा है कितने सही हैं, तो विकल्प बी। कुछ और बातें जो है जो वंदे भारत ट्रेन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अगर हम बात करें, जिसको कि नोट डाउन आप कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल सवाल है ये, ऑब्जर्वेशन आधारित अभी, क्योंकि रेलवे के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा काफ़ी सुधार के काम किए जा रहे हैं। तो उसमें वंदे भारत जो है एक महत्वपूर्ण मतलब जो अभी वर्तमान भारत सरकार है उसके लिए एक महत्वपूर्ण मतलब एक बड़ा अचीवमेंट टाइप का रहा है इस तरह के सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाना। तो इसकी विशेषताओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम इसके त्वरण की बात करें, इसमें जो एक्सेलरेशन कैपेसिटी है ये काफ़ी शानदार है। इसका 130 सेकंड में क्या होगा कि ये अपना मैक्सिमम स्पीड जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा वहां तक ये पहुंच सकता है। ठीक। दूसरा, इसमें कवच सुरक्षा के लिए जो है कवच प्रणाली लगा हुआ है। कवच के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कि जो रेलगाड़ियों का टक्कर होता है उससे बचाने के लिए जो प्रणाली विकसित की गई है वो कवच है। तो कवच से सुसज्जित है। जो ट्रेन में अन्य सुविधाएं हैं, जो एक स्मॉल पेंट्री भी है उसके अतिरिक्त जो सीट हैं वो काफ़ी आधुनिक टाइप के हैं। जो एग्जीक्यूटिव कोच है उसमें मतलब 360 डिग्री रोटेशन वाले सीट्स हैं। तो ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में। कुछ अन्य विशेषताओं के लिए जैसे आप देख सकते हो, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है मतलब इसको दर्शाने के लिए वंदे भारत को, गति, सुरक्षा और सेवा। आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि किस ट्रेन के संदर्भ में गति, सुरक्षा, सेवा, हालांकि कम चांसेस है बट फिर भी आप ये ध्यान में रखें तो बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम लोगों को कुछ और चीज़ रेलवे के लिए जो हाल में सरकार द्वारा शुरू किया गया है कुछ इनिशिएटिव, जैसे कि एक स्टेशन एक उत्पाद एक योजना सरकार द्वारा चालू की गई है। अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना ये भी संबंधित है। एक जो पुनर्विकास का खुर्दा मॉडल है उसके बारे में हम लोगों ने अपने पीटीएस टेस्ट में भी विस्तार से बात किया था। वो किससे संबंधित है? खुर्दा मॉडल भी रेलवे स्टेशन के विकास से संबंधित है। खुर्दा जो कि उड़ीसा का एक रेलवे स्टेशन है, मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और टारगेट रेलवे द्वारा रखा गया है कि 2030 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का टारगेट रखा गया है। तो रेलवे के संबंध में जो कथन है ऐसा आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि हाल के दिनों में रेलवे में सुधार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो वहाँ ये सारी जानकारी जो है एक स्टेशन एक उत्पाद, अमृत भारत स्टेशन योजना, खुर्दा मॉडल, 2030 तक जो रेलवे का शून्य उत्सर्जन है, भारत गौरव ट्रेन भी चालू की गई है जो महत्वपूर्ण हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं उसके पर्यटन के लिए भारत गौरव ट्रेन चालू किया गया है। एक और ट्रेन है अभी हाल ही में चालू हुआ है, अमृत भारत ट्रेन जो है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लेंगे। देखो ये अमृत भारत ट्रेन जो है इसको जर्क फ्री ट्रेन कहा गया है, मतलब एकदम झटका मुक्त एडवांस ट्रेन है। ये भी बेहतर सुविधा के साथ दिसंबर 2023 में ये ट्रेन शुरू की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर। और ये जो है पहले जो अमृत भारत ट्रेन है, 2 अमृत भारत ट्रेन चालू किए गए हैं। पहला जो है वो है आपको बिहार में दरभंगा से आनंद विहार तक,
ठीक है। दरभंगा से अयोध्या होते हुए आनंद विहार तक जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो अमृत भारत ट्रेन है, ये आपको मालदा टाउन से, वेस्ट बंगाल में मालदा टाउन है, मालदा टाउन से बेंगलुरु के एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल तक जाएगा, ठीक है। सरैया टर्मिनल तक जाएगा ये। तो ये जो अमृत भारत ट्रेन और भारत गौरव ट्रेन है, इसको भी आप साथ के साथ ध्यान रखेंगे। तो रेलवे के संदर्भ में जितना भी हाल फिलहाल का डेवलपमेंट था करंट का, उसको हम लोगों ने इस प्रश्न के साथ साथ देख लिया, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यूएनसीएसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी सार्वभौमिक भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय एंटी करप्शन कन्वेंशन है, ठीक। दूसरा है, इसके तहत सदस्य देशों को राजनीतिक वित्त पोषण में भ्रष्टाचार का समाधान करने की आवश्यकता होती है। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत इसका हस्ताक्षर करता है। आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। चलो देखो, ये जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है, ये अभी हाल ही में ना, इसके 2 दशक 20 वर्ष पूरे हुए, ठीक है। 20 वर्ष पूरा हुआ, इसी कारण ये एक बार चर्चा में आ गया। ये 9 दिसंबर 2003 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था, और ये 2005 से 14 दिसंबर 2005 से ये लागू है, ठीक है। ये एकमात्र जो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ये एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी, ये बिल्कुल सही बात है कि एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अभिसमय है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इस हिसाब से आप इसको पढ़ते ही होंगे। दूसरा एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि 9 दिसंबर को ही है ना, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, जो एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट करते हैं, वो 9 दिसंबर को इसी के कारण सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। देखो, इसके सदस्य देशों को राजनीतिक वित्त पोषण में भ्रष्टाचार का समाधान करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखो, ये भी सही बात है, पढ़ के भी ये सही लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। जो इसके सदस्य देश हैं वो अलग अलग भ्रष्टाचार के जितने भी फॉर्म्स हैं, जैसे रिश्वतखोरी हो गया, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना, सीमा पार जो धन संग्रह है, जो भी करप्शन के रूप है राजनीति में भ्रष्टाचार, इस सब तरह के भ्रष्टाचारों को एड्रेस करता है, करने का प्रयास करता है। तो ये वाला सही है। भारत जो है इसका हस्ताक्षर करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत ने 2005 में इस पर हस्ताक्षर किया था, और 2011 में जो है इसकी अभिपुष्टि की गई थी भारत द्वारा। तो तीनों कथन जो है सही है। विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। देखिए आप लोग स्क्रीन पर, यहां पे ये भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई कुछ योजनाओं के संदर्भ में है कि ये इन योजनाओं के बारे में आपको विचार करना है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना, दूसरा है मिस्टी योजना, और तीसरा है पीएम डिवाइन योजना। आपसे पूछा है कि उपर्युक्त में से कितनी योजनाएं जैव विविधता संरक्षण, कितनी योजनाओं का जैव विविधता संरक्षण पर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा। मतलब ये 3 जो योजनाएं हैं, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना, मिस्टी योजना और पीएम डिवाइन, इनमें से कौन सा जैव विविधता संरक्षण पर प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव डालेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो इस जो अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना है, ये वेटलैंड कंजर्वेशन से जुड़ता है। वेटलैंड कंजर्वेशन मतलब जो आर्द्र भूमि संरक्षण है, आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से और उसके टूरिज्म से जुड़ता है। आर्द्र भूमि
संरक्षण प्लस वहां पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए की बात की जा रही है, जिससे क्या होगा, इसके प्रभाव स्वरूप क्या होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अमृत धरोहर क्षमता योजना के संदर्भ में अगर हम इसकी बात करें तो बजट 2023 पिछले साल का जो बजट था 23-24 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक, इसके लिए मिनिस्ट्री की बात करें तो 2 मिनिस्ट्री है, जो पर्यटन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और जो हमारा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये दोनों मंत्रालय जो है क्या संयुक्त मतलब ये योजना है। यूपीएससी में आपसे योजनाओं के संदर्भ में ये भी पूछ लेता है कि कौन सा नोडल मंत्रालय है, नोडल एजेंसी क्या है। तो जब भी किसी योजना को देखें तो आप इतनी बातों को तो जरूर देखें कि किससे संबंधित है, कब चालू किया गया, कब घोषणा किया गया, उद्देश्य क्या है और संबंधित विभाग या मंत्रालय क्या है। अब देखो, अगर आर्द्र भूमि संरक्षण होगा, आर्द्र भूमि वेटलैंड का कंजर्वेशन होगा, तो डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को डायरेक्टली ये अफेक्ट करेगा। क्लियर? तो ये वाला तो होगा ही लॉजिकल, आपको बस बेसिक पता होगा योजनाओं का, तो आप उससे संबंधित जो भी सवाल हैं वो कर सकते हैं। दूसरा जो है मिस्टी योजना, मिस्टी योजना भी जो है बजट 2023-24 में ही इसकी भी घोषणा की गई थी, और इसके लिए जो मंत्रालय है ये यही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये मंत्रालय है। मिस्टी योजना किससे संबंधित है? मिस्टी योजना संबंधित है मैनग्रोव के संरक्षण से, मैनग्रोव संरक्षण से संबंधित है। अगर हम मिस्टी का देखें तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, मिस्टी का फुल फॉर्म होता है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजाइल इनकम, टेंजिबल इनकम। क्लियर? अगर आपको ये फुल फॉर्म भी पता होता ना तो आप ये कर सकते थे, सवाल आराम से कर सकते थे। हालांकि ये काफ़ी चर्चित स्कीम रहा है मिस्टी योजना भी, नाम भी थोड़ा सा सुन के यूनिक सा लगता है, तो इसलिए भी जो मिस्टी योजना है ये भी मैनग्रोव संरक्षण से संबंधित है। मतलब मैनग्रोव को संरक्षित करना है, मैनग्रोव जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ तो मैनग्रोव का विकास करना ही है, साथ ही साथ जो लवणीय जल वाले क्षेत्र हैं वहाँ भी मैनग्रोव का विकास करना है। तटीय पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से मैनग्रोव काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इसलिए भी मतलब ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम प्रश्न की बात करें, अगर मैनग्रोव संरक्षण होगा तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव किस पर दिखेगा? इसका प्रभाव जो है मतलब ओवरऑल वहाँ की जो जैव विविधता है उसके संरक्षण पर दिखेगा। तीसरा जो है पीएम डिवाइन, पीएम डिवाइन जो है ये योजना जो है ये पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की योजना है। उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित जो पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय है उससे संबंधित है, और इसकी घोषणा जो है 2022-23 के बजट में की गई थी। ठीक, अब ये जो पीएम डिवाइन है इसका फुल फॉर्म अगर देखें, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पीएम डिवाइन स्कीम है, ये इससे सीधे सीधे हमें जैव विविधता संरक्षण का कोई लेना देना नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। सवाल में आपसे स्पष्ट रूप से पूछा गया कि प्रत्यक्ष प्रभाव, तो प्रत्यक्षतः इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2, पहला और दूसरा जो है जैव विविधता संरक्षण से जुड़ेगा। क्लियर है? जब भी किसी स्कीम को पढ़ो तो स्कीम में क्या देखना है? कब चालू किया गया, पहला बात, मूल उद्देश्य क्या है, ठीक, नोडल एजेंसी या मंत्रालय कौन है, ठीक, और उसका इम्पैक्ट के क्षेत्र में अगर आपको उद्देश्य पता है तो आप इम्पैक्ट आराम से कर लोगे। और जो अगर शॉर्ट फॉर्म है तो उसके फुल फॉर्म को भी आप ध्यान, जैसे पीएम डिवाइन ही है या जो मिस्टी योजना है तो उसके फुल फॉर्म पे आधारित भी आपसे एक स्टेटमेंट हो सकता है, प्रश्न में देकर पूछ सकता है। क्लियर? चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। देखिए आप लोग,
ये है भारत के साथ स्थलीय, 4 स्टेटमेंट दिया गया है। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला एकमात्र आसियान देश म्यांमार है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत के 5 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक। तीसरा स्टेटमेंट है वर्तमान भारत म्यांमार सीमा का सीमांकन यान्डूब संधि के अनुसार किया गया है। और चौथा स्टेटमेंट है म्यांमार के अतिरिक्त भारत की समुद्री सीमाएं मालदीव, मॉरिशस और इंडोनेशिया के साथ संलग्न है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से कितने कथन सही हैं। देखो, अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने पीटीएस टेस्ट में भी इस तरह के सवाल पर बात किया है। अब ऐसे आप सोचो कि स्पेसिफिकली म्यांमार सीमा पे इतना डिटेल में क्यों सवाल पूछा गया। पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में क्या रहा है हमारा, एक है फ्री मूवमेंट रिजीम, एफएमआर समझौता। भारत और म्यांमार के बीच जो एफएमआर समझौता है, जो वर्तमान रूप में वर्ष 2018 से चल रहा है, उसको एक पहले तो रिव्यू करने की बात की गई थी। अब क्या कहा गया है, हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट है, जो गृह मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि हम इसको समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं। इसके कारण जो है म्यांमार मतलब एक बार से चर्चा में, म्यांमार और म्यांमार सीमा जो है एक बार फिर से चर्चा में हो गया। मणिपुर हिंसा के बाद की जो पृष्ठभूमि है उसमें गवर्नमेंट द्वारा जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसमें से एक ये है कि एफएमआर रिजीम को, जो फ्री मूवमेंट रिजीम है बॉर्डर पर, उसको एक तरह से रिव्यू करने की बात की जा रही थी। अब देखो, अगर हम एफएमआर की बात करें तो एफएमआर क्या है, म्यांमार सीमा पर 16 किलोमीटर तक, अगर मान लो ये सीमा है तो दोनों तरफ जो है 16 किलोमीटर तक लोग बिना किसी वीजा वगैरह के आ जा सकते हैं। ठीक है, बिना बेरोक टोक जो है एक तरह से आ जा सकते हैं। ये एफएमआर रिजीम यही था। क्यों किया गया था, इसीलिए कि देखो, जो पार्टीशन हुआ है भारत के अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में देशों का, वो बहुत प्लान तरीके से तो हुआ नहीं। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए उसका पार्टीशन कर दिया। तो अब जो सीमा पे लोग रह रहे होते हैं, एक ही मान लो कि ट्राइबल्स हैं, अधिकांश ट्राइबल्स हैं यहाँ पे, तो एक ही ट्राइब्स के लोग हैं जिनकी रिश्तेदारी है, तो जिनका रोजगार, व्यापार, इस तरह का चीज़ जो है एक दूसरे से काफ़ी जुड़ता है और एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित करता है। तो उसको एक तरह से ईज प्रदान करने के लिए, बेहतरी प्रदान करने के लिए ये एफएमआर जो है चालू किया गया था। अभी इसको कहा गया है कि इसको रिव्यू किया जाएगा और संभवतः समाप्त किया जाएगा। दूसरा एक डेवलपमेंट क्या है कि म्यांमार सीमा पे जो है 1643 किलोमीटर का भारत म्यांमार स्थलीय सीमा है और इस 1643 किलोमीटर पे बार लगाए जाएंगे, मतलब फेंसिंग की जाएगी, ऐसा मतलब जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है। तो इसके कारण जो है ये प्रश्न पूछे जाने का मूल उद्देश्य यही है कि आप ये चर्चा में आ गया तो म्यांमार बॉर्डर चर्चा में आ गया। क्लियर। अब आते हैं प्रश्न पर। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला एकमात्र आसियान देश म्यांमार है। बिल्कुल सही बात है। म्यांमार में 10 देश हैं, अभी 11 सदस्य हो गए हैं वर्तमान में, और जो है म्यांमार एकमात्र देश है जो स्थलीय सीमा साझा करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है भारत के 5 पूर्वोत्तर राज्यों, ये गलत है। देखो, 5 नहीं है, 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ, दूसरा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मेघालय जो है ये सीमा साझा नहीं करता है म्यांमार के साथ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 5 पूर्वोत्तर राज्य नहीं, 4 पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर। तीसरा स्टेटमेंट देखो, वर्तमान भारत म्यांमार सीमा का सीमांकन यान्डूब संधि के अनुसार किया गया है। ये देखो सही है। जो भारत म्यांमार के बीच जो मतलब पहली बार सीमांकन का प्रयास किया गया, ये 1826 का है संधि, जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था उसके बाद ये संधि किया गया था और कुछ क्षेत्र लिए गए थे। हालांकि इसमें चेंजेस आए, लेकिन जो आधार निर्मित हुआ है भारत म्यांमार के बीच या भारत बर्मा उस समय के बीच जो, वो इसी यान्डूब संधि से हुआ है। तो ये वाला कथन सही है। चौथा स्टेटमेंट है भारत म्यांमार के अतिरिक्त भारत की समुद्री सीमाएं मालदीव, मॉरिशस से नहीं लगती है और इंडोनेशिया के साथ संलग्न है।
देखो ये वाला कथन गलत है। म्यांमार के साथ तो सीमाएं लगती है भारत की, समुद्री सीमा भी लगती है, स्थलीय सीमा भी लगती है, लेकिन मॉरिशस के साथ स्थलीय समुद्री सीमा जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो लगता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर हम बात करें मैरीटाइम बाउंड्रीज की, तो 7 देशों के साथ मैरीटाइम बाउंड्रीज शेयर करता है भारत। म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जो इंदिरा पॉइंट वाला क्षेत्र है वहाँ से इंडोनेशिया, जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है वहाँ से इंडोनेशिया के साथ भी जो समुद्री सीमा है वो साझा करता है। श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ और थाईलैंड के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। क्लियर? तो पूछा है कितने कथन सही हैं, तो 2 कथन सही हैं, विकल्प बी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। देखिए, क्रूज जहाज यात्रा कार्यक्रम विभिन्न कैरेबियाई बंदरगाहों पर ठहरता है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग भौगोलिक दृष्टि से न्यूनतम व्यावहारिक है? अब देखो ये आपको जो है जो देश इसमें दिए गए हैं विकल्प में, पहला जो ऑप्शन है कोलंबिया, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, दूसरा बारबाडोस, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप, हैती, तीसरा बेलीज, प्यूर्टो रिको, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक, चौथा क्यूबा, बहामास, टर्क्स और कैकास आइलैंड और हैती। अब देखो ये सभी जो है ना कैरेबियाई कैरेबियाई और जो सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड कंट्रीज और कंट्रीज हैं वो है, छोटे छोटे नाम हैं, आपको याद होना चाहिए। तुलनात्मक रूप से काफ़ी टफ सवाल है, ठीक है, ये मॉडरेट नहीं, ये काफ़ी टफ सवाल है। यदि आपको पता नहीं है यहाँ के आइलैंड का लोकेशन तो आप एकदम से ये सवाल नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो हमारा एटलस है उस पर मैंने पहले भी पीटीएस के टेस्ट के डिस्कशन में भी कई बार कहा है कि मैप और एटलस आपको हर दिन 10 मिनट देखना है। मैप आप वॉल पे चिपका दो और चाय पीने वक्त, खाना खाने के बाद, कभी भी रैंडम ऐसे याद नहीं होगा कि एकदम रटने बैठ जाओगे एटलस, लेकिन मैप देखते रहोगे तो वो चीज़ें दिमाग में, चर्चा में कोई भी चीज़ करंट में कोई भी न्यूज़ आया, अभी पनामा, मान लो पनामा जो नहर था चर्चा में रहा, तो आप उसके पूरे लोकेशन, पनामा कहाँ है, उसके आसपास कौन से देश हैं, उसका पूरा लोकेशन, ठीक है, एक बार एटलस में देख लिए, मैप लगा हुआ है, मैप में देख ली, रीजन वाइज कि चलो आज नॉर्थ अमेरिका को एक बार देख लेते हैं, चलो आज कैरेबियन आइलैंड को एक बार देख लेते हैं। इस तरह से देखने का आदत डालोगे तभी दिमाग में बैठा रहेगा। कभी भी करंट में कोई लोकेशन आपको चर्चा में आया तो उससे रिलेटेड जो एटलस का पार्ट है, मैप का पार्ट है, आप उसको देखने का प्रयास करो हर दिन जब भी चर्चा में आया, और उसको एज इट इज रटना नहीं है। कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के आखिर में जो है, या फिर एकदम से एक तरफ से कि चलो नॉर्थ अमेरिका रट रहे हैं, साउथ अमेरिका, वो नहीं होगा। आपको हर दिन 5-10 मिनट ऐसे रैंडम चाय पीते पीते आप मैप देखते रहो तो कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। क्लियर? अब इस सवाल को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि हम मैप को देख लें। अब देखो ये जो इसका उत्तर जो होगा, ये जो आपका विकल्प सी है, बेलीज, प्यूर्टो रिको, जमैका और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये होगा। ठीक है, ये एकदम व्यवहारिक नहीं है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा व्यवहारिक, न्यूनतम व्यवहारिक है, एकदम व्यवहारिक नहीं है। अब देखो कैसे व्यवहारिक नहीं है, आओ मैप पे देखते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये बेलीज का क्षेत्र है। एक सेकंड, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये वाला बेलीज का क्षेत्र है। अब बेलीज से हम पहले चलेंगे प्यूर्टो रिको, मतलब यहां देखो ये यहां पे है प्यूर्टो रिको, ठीक है। अब हम बेलीज से पहले तो प्यूर्टो रिको आए ऐसे, ठीक, रुको ये कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, बेलीज से पहले तो हम आए प्यूर्टो रिको पे, यहां पे बेलीज है। अब इसके बाद वापस जो है हम जा रहे हैं जमैका, और फिर हम वापस आ रहे हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। यहां पे देखो डोमिनिकन रिपब्लिक है और यहां जमैका है। ये एकदम से जिगजैग टाइप का ना, पहले हम वापस जा रहे हैं। बेहतर तरीका क्या होता कि हम बेलीज से पहले जमैका चले जाएं, फिर हम डोमिनिकन रिपब्लिक चले जाएं, फिर प्यूर्टो रिको। इस तरह का होता तो ज्यादा बेहतर होता, व्यवहारिक होता। बाकी जितने ऑप्शंस हैं आप देखोगे कोलंबिया, पनामा, ये मतलब एक सीरीज में है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ये जो है विकल्प सी जो है ये अव्यवहारिक है, ठीक है। बेलीज, प्यूर्टो रिको, जमैका,
डोमिनिकन रिपब्लिक, ये अव्यवहारिक है। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहां पे देखो बेलीज कहां है, यहां बेलीज से कहां चल रहा है पहले, प्यूर्टो फिर कहां जाना है, फिर जाना है जमैका, फिर कहां जाना है, डोमिनिकन रिपब्लिक। तो ये अव्यवहारिक है। क्लियर? सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। देखिए, वर्ष 2023-24 में आंतरिक संघर्ष तथा गंभीर सूखे दोनों के कारण देशों में मानवीय संकट की स्थिति रही। इस संकट में आपातकालीन खाद्य सहायता का समन्वय तथा वितरण करने का प्राथमिक अधिदेश कौन से संयुक्त राष्ट्र संगठन को है? पहला है मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, OCHA, ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। दूसरा है UNHCR, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तीसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। और चौथा है विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखो, आपसे पूछा है कि संकट आपदा काल में, संकट काल में जो खाद्य आपूर्ति करने की जिम्मेवारी है, उसके लिए मूल रूप से कौन जिम्मेदार है? अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ोगे, अगर नहीं भी पता होगा तो आप ये सवाल कर सकते हो। एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता होगा, जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न जो एजेंसियां हैं, उनके काम के बारे में बेसिक आइडिया भी होगा, तो आप ये सवाल कर सकते हो। देखो, पहला और दूसरा विकल्प जो है, ये तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। जो शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त है UNHCR है, इसका काम क्या है? इसका काम नाम से ही जुड़ रहा है, शरणार्थियों से संबंधित है। ये सिर्फ और सिर्फ भोजन पे स्पेसिफिकली फोकस तो नहीं कर रहा होगा। पहला वाला विकल्प जो है, मानवीय मामलों के लिए समन्वय, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ये क्या करता है? ये करता है किसी आपात स्थिति में, कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, चाहे मानवीय हो चाहे प्राकृतिक आपदा का सिचुएशन हो, तो उसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्स, मानवीय हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का जो फर्स्ट काम होगा, वो काम करता है। ये भी स्पेसिफिकली खाने से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ खाने से आपदा के समय रिलेटेड नहीं है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है विकल्प सी और डी में कि फाओ करेगा या विश्व खाद्य कार्यक्रम करेगा। तो देखो, फाओ का काम जो है, ये ओवरऑल जो है न्यूट्रिशन के लिए, सबके मतलब भोजन के लिए, मतलब रेगुलर जो है भोजन के लिए, निरंतर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए काम करता है। ये पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है नहीं होगा, ये अंतर पता होना चाहिए। रेगुलर करते रहता है, कोई आपात स्थिति के लिए जैसी बात नहीं है, इसके लिए बाध्यता नहीं है। लेकिन जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका मूल रूप से क्या है? आपातकालीन खाद्य सहायता। अभी देखो, विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपात स्थिति में, जैसे कि संघर्ष की स्थिति हो गई, ठीक है, अभी आपको विश्व के कई क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति है। आप जो मध्य पूर्व का क्षेत्र है, मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र है, जब इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है, वहाँ देख लो। सीरिया के क्षेत्र में निरंतर संघर्ष की स्थिति रहती है, वहाँ पे देख लो। किसी प्राकृतिक आपदा के समय में, इसके अतिरिक्त जो पेंडेमिक का सिचुएशन हो गया, उसमें ऐसे किसी भी आपातकालीन सिचुएशन में जो मिनिमम फूड वगैरह का अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने का दायित्व है, वो दायित्व है इस पे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पे। क्लियर? सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा भी इसीलिए गया है कि अभी जो फिलिस्तीन के क्षेत्र में काफ़ी मानवीय स्थिति, काफ़ी त्रासद स्थिति बनी हुई है, तो उसी से संबंधित जो है चर्चा में रहा था ये एजेंसी, तो आपसे पूछ लिया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। देखिए आप लोग, ये है
हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शुरू की गई उन्नति योजना उन्नति योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया गया है उन्नति स्कीम के बारे में, आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन सही है। पहला कथन है इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देना है, और दूसरा है इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय है। पूछा गया कौन से कथन सही है। अब देखो, अगर आपको उन्नति स्कीम का फुल फॉर्म पता होगा ना, क्या पूछा गया है, ये तो स्पष्ट ही कर दिया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है, और क्या है, उन्नति योजना। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप ये सवाल आराम से कर सकते हो। फुल फॉर्म है इसका उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। स्कीम, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है उन्नति स्कीम का, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, अगर इतना पता है आपको तो आप ये सही कर सकते थे, ये इसमें फिर आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं होता। अब देखो, अगर ये फुल फॉर्म आपको पता है तो पहला वाला स्टेटमेंट तो एकदम से गलत हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है, बागवानी क्षेत्र की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। क्लियर। अब दूसरा वाला जो है थोड़ा ट्रिकी है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये मतलब कौन सा उत्तर पूर्व, इसके लिए नोडल मंत्रालय उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय है या कोई और मंत्रालय। तो ये गलत है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वाणिज्य मंत्रालय जो है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत इस वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, इसके तहत जो डीपीआईआईटी है, उद्योग संवर्धन विकास विभाग जो है, वो जो है आपको इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय नहीं बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो पूछा है कौन सा कथन सही है, विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर, दोनों कथन गलत है, ठीक है। स्कीम पे बेस्ड है, पहले भी हमने बात किया है स्कीम में क्या रखना है। अगर शॉर्ट फॉर्म है तो उसका फुल फॉर्म ध्यान रख लो, फुल फॉर्म ध्यान रखते ही आपके एक आध चीजें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। मूल उद्देश्य क्या है, नोडल एजेंसी कौन है, क्लियर। उसी पे ये प्रश्न आधारित था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, देखिए इसमें है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत व्यापार स्तंभ के अतिरिक्त इसके सभी स्तंभों में सम्मिलित हो गया है। दूसरा है सभी क्वाड सदस्य देश इसका हिस्सा हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। चलो देखो, ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है, नाम से कुछ चीजें तो क्लियर हो जा रही है। इंडो पैसिफिक रीजन में है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक विकास से संबंधित, उस आर्थिक जुड़ाव से संबंधित होगा, ठीक। फॉर प्रॉस्पेरिटी ये जो है अभी हाल ही में इसका तीसरा बैठक हुआ है यूएसए के कैलिफोर्निया में, ठीक है, यूएसए के कैलिफोर्निया में, इसीलिए ये चर्चा में था, ठीक। नवंबर 2023 में इसका बैठक हुआ था। ये क्या है, मतलब जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये यूएसए के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन के 14 देश, यूएसए के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन के 14 देशों में बेहतर आर्थिक सहयोग और जुड़ाव के लिए एक तरह का इनिशिएटिव लाया गया है। यूएसए लेड है ये,
और जो इधर के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 14 देश इसके सदस्य हैं। टोक्यो में 2022 में यूएसए द्वारा मतलब इसकी आधारशिला रखी गई थी इसके निर्माण की। इसका टोटल ना 4 पिलर है। इसी जो पहला इतना बेसिक चीज आप इसको जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है, इतनी बेसिक बातें कि करंट में क्यों चर्चा में रहा कि अभी हाल ही में इसका तीसरा बैठक हुआ कैलिफोर्निया में। कब बना? तो टोक्यो में 2022 में यूएसए के मतलब यूएसए के आग्रह पर या यूएसए का एक प्रकार से इनिशिएटिव रहा। टोटल 14 मेंबर हैं इस क्षेत्र के और अब इसके टोटल 4 पिलर्स हैं। एक तो आपको ट्रेड है, पहला पिलर व्यापार। एक पिलर है आपको क्लीन इकोनॉमी। क्लीन इकोनॉमी मतलब स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित। दूसरा है फेयर इकोनॉमी। एक पिलर है फेयर इकोनॉमी। फेयर इकोनॉमी मतलब कि जो भ्रष्टाचार और इस तरह की जो समस्याएं हैं वो उसको दूर करना। और एक और पिलर है इसका सप्लाई चेन से जोड़ता है, सप्लाई चेन से। ठीक है, तो आपको ये चारों पिलर के नाम भी ध्यान में होने चाहिए। सवाल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो IPEF है इसके कितने कौन कौन से पिलर हैं, तो 4 पिलर हैं। पहला ट्रेड है, दूसरा सप्लाई चेन है, ट्रेड मतलब व्यापार, सप्लाई चेन मतलब आपूर्ति श्रृंखला पिलर, क्लीन इकोनॉमी स्वच्छ अर्थव्यवस्था मतलब जो कि स्वच्छ ऊर्जा की तरफ ये करता है इशारा। चौथा क्या है? फेयर इकोनॉमी जो कि भ्रष्टाचार उन्मूलन जैसी बातें करता है। पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही बात है। भारत जो है 3 पिलर के लिए सहमत हो गया है, 3 पिलर के लिए अपनी सहमति जता दी है, ट्रेड के लिए नहीं जताया। पहला पिलर जो है ट्रेड, तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रेड के लिए नहीं सहमति नहीं जताया है भारत। दूसरा स्टेटमेंट जो है सभी क्वाड सदस्य देश इसके हिस्सा हैं, ये भी सही है। 14 मेंबर्स हैं, अगर संभव हो पाए एक बार गो थ्रू कर लेना। इसी रीजन के हैं, ऑस्ट्रेलिया है। अब ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्वाड नेशंस हैं इसके सदस्य। यूएसए, क्वाड में 4 देश हैं, यूएसए, जापान, भारत। इतने पे तो आपको वैसे भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि टोक्यो में ये मतलब इसको इस पर सहमति बनी, यूएसए का इनिशिएटिव है और भारत पहला स्टेटमेंट से, तो 3 मेंबर तो है ही। ऑस्ट्रेलिया भी इसका सदस्य है, ठीक है, न्यूजीलैंड भी इसका सदस्य है। अन्य जो इस क्षेत्र के देश हैं इंडो पैसिफिक के 14 देश हैं, एक बार आप उनको गो थ्रू कर लेना कि कौन कौन से। रटने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर दिमाग में रह गया तो आप सही कर पाओगे। अगर कभी ऐसा सवाल कह दिया कि कौन से मेंबर नहीं हैं ऐसा चाइना नहीं है, आप मतलब इस तरह से दिमाग में रख लो कि चीन नहीं है, अमेरिका का इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक में, तो डेफिनेटली चाइना तो नहीं ही होगा। जापान है, जापान होगा ही, साउथ कोरिया होगा ही, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होगा ही, आसियान के भी कुछ प्रमुख देश होंगे, भारत भी है। क्लियर? तो विकल्प सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। क्लियर? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। इसमें देखो एक तरफ आपको रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में बात की गई है और दूसरे तरफ जो है वो पूछा गया है आपसे कि कौन उसको प्रकाशित करता है, प्रकाशित करने वाले संगठन कौन है। मैंने पहले भी कहा है कि जो रिपोर्ट हैं, कोई भी अगर हम रिपोर्ट की बात करें, ये एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बट इसको करने का जो तरीका होता है, तैयार करने का तरीका जो होता है, हम किसी भी संस्था के बारे में पढ़ें तो उसके द्वारा जारी पीटीएस टेस्ट में कई रिपोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने बार बार चर्चा की है। तो सबसे जो अगर हम किसी संस्था के बारे में पढ़ते हैं तो उस रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट इंडेक्स वगैरह अगर कुछ जारी कर रहा है तो उसके बारे में हमको ध्यान में रखना है। ठीक, जब भी हम किसी रिपोर्ट के बारे में, किसी रिपोर्ट इंडेक्स के बारे में पढ़ें तो पहली चीज तो संस्था से संबंधित हो गई, कौन सी संस्था जारी करती है, उसका मूल विषय वस्तु क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरा, भारत के संदर्भ में अगर इंडेक्स है तो भारत की क्या रैंकिंग है, रिपोर्ट है तो भारत के बारे में कुछ स्पेसिफिक बात कहा गया है, नहीं कहा गया है, उस बात को ध्यान रख लेना है। और टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, इतनी बातें आपको ध्यान में, जब भी आप किसी रिपोर्ट को करें तो इतनी चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखने की कोशिश करें। और इसको थोड़ा कैटेगराइज कर सकते हैं
कि जैसे इकोनॉमी के हिसाब से कि इकोनॉमी से संबंधित है तो इकोनॉमी के स्पेसिफिक किसी क्षेत्र से संबंधित है तो उससे जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं आप उस तरह से तैयार कर सकते हो कि मान लो कि अब अगर हम इनोवेशन से संबंधित है तो इनोवेशन से जितने रिपोर्ट्स आ सकते हैं उसको हम एक तरह से कर लें। अगर लैंगिक सुरक्षा, लैंगिक समानता, इससे संबंधित कोई जितने रिपोर्ट आ सकते हैं उसको हम एक साथ कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर आप संस्थाओं के आधार पर कर सकते हैं। बेहतर क्या होगा कि आप टॉपिक वाइज करें कि इससे जैसे जैसे मैंने पहले बताया कि लैंगिक सुरक्षा से संबंधित या लैंगिक मुद्दों से संबंधित जितने रिपोर्ट हैं, व्यापार से संबंधित जितने रिपोर्ट हैं, तो उससे आप बेहतर कनेक्टिविटी डेवलप कर पाएंगे। ठीक, चलो अब इस प्रश्न पर आते हैं। ये तो एक सुझाव था। पहला है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार और आपको ये मैचिंग वाला है तो आप एक दो भी अगर सही पकड़ लोगे तो आप इसको सही कर सकते हो। जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये जारी किया जाता है विपो द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो ये हो जाएगा आपको A का 4। तो हम अपना विकल्प जो है, विकल्प B और विकल्प D जो है उसको हम हटा सकते हैं। दूसरा है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये जो है ये IMF जारी करता है। ठीक है, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये IMF जारी करता है, यानी कि अगर हम बात करें B का पहला वाला हो जाएगा। ठीक, ये जो IMF रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है, IMF जारी करता है और साल में ये 2 बार जारी, इसकी एक विशेषता है कि ये साल में, वर्ष में ये 2 बार जारी किया जाता है, वर्ष में 2 बार। पहला अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में। इसको ध्यान में रखिएगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। जो लैंगिक असमानता रिपोर्ट है, जो जेंडर इनइक्वलिटी सूचकांक है, ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है, जो रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, जो विश्व आर्थिक मंच है उसके द्वारा जारी किया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प C हो जाएगा। अब देखो, जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब आने वाले समय में, भविष्य में जो खतरे हैं पूरे विश्व के समक्ष, कि क्या चैलेंजेस हैं, खतरे से ज़्यादा बेहतर कहें क्या चैलेंजेस हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, उसके बारे में बात करता है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें अगले 1 दशक में जो है जो संघर्ष हैं, जलवायु परिवर्तन है, उसके बारे में ये रिपोर्ट इंगित करता है। अगर हम इस पे बात करें तो जो तकनीकी परिवर्तन है, आर्थिक अनिश्चितता, जो तकनीकी परिवर्तन, अभी आप देखोगे कि काफ़ी तेज़ी से तकनीकी बदल रहा है। तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और संघर्ष के आधार पर जो है अगले 1 दशक में जो मतलब एक बड़ा चैलेंजेस उभर के आएगा, उसके संदर्भ में ये रिपोर्ट बात करती है। जो लैंगिक असमानता सूचकांक है, जिसके बारे में आप एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, लैंगिक असमानता सूचकांक UNDP जारी करता है। और इस बार अगर हम भारत के रैंक की बात करें लैंगिक असमानता सूचकांक में, तो ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, 14 स्थान का सुधार हुआ है इसमें, लैंगिक असमानता सूचकांक में। और भारत जो है 108वें नंबर पर आ गया है 193 देशों में। ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत जो है मतलब 108वें स्थान पर है 193 देशों में, और पिछले 1 दशक से निरंतर इसमें सुधार हुआ है। ठीक है, लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं हम इसमें लैंगिक असमानता सूचकांक में। जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भारत की स्थिति जो है 40वां स्थान है भारत का। जो ताज़ा रिपोर्ट है वर्ष 2023 का, जो ताज़ा रिपोर्ट है, इसमें 132 देशों में 40वां स्थान है भारत का। क्लियर? तो साथ के साथ ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। मैंने जैसा बताया कि रिपोर्ट में हमें कौन सी संस्था जारी करती है, भारत के बारे में कोई बात कहा गया है,
टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, इतनी बातों को हमें ध्यान, और रिपोर्ट मूल रूप से किस चीज़ को एड्रेस कर रही है। क्लियर? ये सवाल जो था बहुत हद तक फैक्चुअल सवाल रहा है कि आपको याद होना चाहिए कुछ चीज़ें, तभी आप सही कर पाते। ये हमारा इस खंड का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93। देखिए, यह मध्य पूर्वी देश भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी तट पर अवस्थित है। मतलब ये सवाल जो है आपको इसमें से कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, ये भी एटलस से जुड़ रहा है, कुछ विशेषताएं बताई गई है, उसी पे आधारित ये सवाल है। पहली विशेषता यह है कि मध्य पूर्वी देश है और भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी तट पर अवस्थित है, पहला हिंट दिया गया। दूसरा है, इसके दक्षिणी सिरे पर अकावा की खाड़ी इसे लाल सागर से संलग्न करती है। ठीक है। तीसरा है, इसका भूगोल विविधतापूर्ण है, जिसमें दक्षिण में नेगेव मरुस्थल से रेगिस्तानी परिदृश्य तथा उत्तर में उपजाऊ भूमि और इसके भूमध्य सागरीय तट के साथ तटीय मैदान शामिल हैं। इसकी पूर्वी सीमा पर स्थित जल राशि पृथ्वी पर भूमि का निम्नतम बिंदु है। आपसे पूछा गया है कि ये किसका वर्णन कर रहा है, ये सारी विशेषताएं जो हैं किससे संबंधित हैं। देखो, सबसे पहला बात क्या कहा गया है कि मध्य पूर्व का देश है और भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। अगर हम भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी तट पर हम बात करें तो ये चारों देश, पहली विशेषता जो मध्य पूर्व से तो है चारों देश, लेकिन भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। मिस्र को हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि मिस्र दक्षिण पूर्वी तट पर तो नहीं है, दक्षिण में है, दक्षिणी तट पर है। ठीक है, पूर्व में और भी कुछ है। अगली विशेषता को पढ़ते हैं। इसके दक्षिणी सिरे पर अकावा की खाड़ी इसे लाल सागर से जोड़ती है। अकावा की खाड़ी इसे लाल सागर से जोड़ती है। पहले भी यूपीएससी अकावा की खाड़ी पर सवाल पूछ चुका है, तो अगर आपको ध्यान में है अकावा की खाड़ी कहाँ है तो आप कर सकते हैं। जितने विकल्प हैं इसमें से 2 ही देश हैं जो अकावा की खाड़ी से कनेक्ट होते हैं। तो जो लेबनान जो है अकावा की खाड़ी से नहीं जुड़ता है, जो जॉर्डन है वो अकावा की खाड़ी से जुड़ता है, और इजराइल जो है अकावा की खाड़ी से जुड़ता है। इसका भूगोल विविधतापूर्ण है। नेगेव मरुस्थल, अगर आपको नेगेव मरुस्थल पता होगा कि नेगेव मरुस्थल किस देश में है तो आप ये सवाल वहीं पे आप कर लेते। नेगेव मरुस्थल इजराइल से जुड़ता है। सही उत्तर हमारा विकल्प बी जो है इजराइल हो जाएगा। अंतिम क्या कह रहा है कि इसकी पूर्वी सीमा पर स्थित जल राशि पृथ्वी पर भूमि का निम्नतम बिंदु है। मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? मृत सागर, डेड सी के बारे में। ठीक है, तो मृत डेड सी के बारे में बात कर रहा है। तो डेड सी जो है, डेड सी जॉर्डन और इजराइल दोनों में है, दोनों के साथ मतलब सीमा है उसकी, दोनों के क्षेत्र में आता है। लेकिन एक चीज जो है, जॉर्डन, हमने इन दोनों को अगर निकाल दिया, लेबनान और मिस्र को, तो जॉर्डन जो है, जॉर्डन को एकमात्र जो तटीय क्षेत्र है वो केवल अकावा की खाड़ी के साथ है। ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के साथ जॉर्डन, भूमध्य सागर के तट पर जॉर्डन सीमा साझा नहीं करता है। जॉर्डन के पास मात्र बहुत छोटा 20-22 किलोमीटर का लगभग जो है तटीय क्षेत्र है, और वो अकावा की खाड़ी से है। क्लियर? तो उस हिसाब से अगर आपको पता होता तो आप उस हिसाब से भी इसको सही कर सकते हैं। ये इजराइल, अभी देखो मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है, छोटा छोटा लोकेशन, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। वर्ल्ड एटलस में अगर आप बात करें तो मध्य पूर्व के जो क्षेत्र हैं, अफ्रीका के, जो आप एक अलग से एक कैटेगराइजेशन कर सकते हो, अभी आपके पास समय है, आप तैयार कर सकते हो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन वाला आप क्षेत्र, एक ये बनाओ अपना मैप का कैटेगरी। डिस्प्यूट, अफ्रीका में जो भी डिस्प्यूटेड लोकेशंस हैं, आप देख लो कि सूडान के क्षेत्र में डिस्प्यूटेड लोकेशन है या अन्य कोई डिस्प्यूटेड लोकेशन है, तो वो आप उसको ऐड कर लो वहाँ। मध्य पूर्व में हमेशा डिस्प्यूटेड लोकेशन रहता है, सीरिया के क्षेत्र में, इजराइल के क्षेत्र में, जॉर्डन, मिस्र, ये वाला जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा आपको जो है छोटे छोटे कुछ लोकेशंस हैं। भौगोलिक रूप से भी जो लोकेशन है इसको भी देख लो, और जो राजनीतिक लोकेशन है उसको भी देख लो, दोनों से जोड़कर सवाल पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, इसी प्रकार जो है आपको जो अब एक सवाल था हमारा मध्य अमेरिका, कैरेबिया का क्षेत्र, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लो, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे कई सारे आइलैंड कंट्रीज हैं, उसको अलग से आपको तैयार करना चाहिए।
अरब सागर के दक्षिण में हिंद महासागर के क्षेत्र में जो आइलैंड कंट्रीज हैं उसके बारे में भी थोड़ा आप तैयार कर लो। दक्षिण चीन सागर में जो डिस्प्यूटेड रीजन है, डिस्प्यूटेड आइलैंड है, उसको तैयार कर लो। और जो आपको क्या पूर्वी प्रशांत महासागर में जो कुछ क्षेत्र हैं, द्वीपीय आइलैंड है, उसके बारे में इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो बड़ी संभावना है 1-2 सवाल जो है आप सही कर सकते हो। और हाल के दिन में आप देखोगे एक और चर्चा का बाल्कन का जो क्षेत्र है, फिर से एक कोसोवो के कारण, कोसोवो में फिर हाल में हिंसा हुई थी, तो उसके कारण बाल्कन का क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा में आ रहा है, तो वो भी हो सकता है संभावित प्रश्न बन सकता है। तो डिस्प्यूटेड लोकेशन में आप उसको भी ऐड कर सकते हो। क्लियर? आप आखिर में इसका मैप जो है इजराइल वाला, ये जो लोकेशन है इसको भी देख लो। देखो ये जो है, अगर हम बात करें तो ये हमारा मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी तट पर ये देखो इजराइल है, यहाँ सीमा साझा करता है। जॉर्डन ये है, जॉर्डन कहीं भी जो है मतलब भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और ये जो है, ये रेड सी के साथ जो ये पतला सा ये है, यही है अकावा की खाड़ी। क्लियर? तो अकावा की खाड़ी इजराइल और जॉर्डन से मिलता है। ठीक, ये वाला जो लोकेशन है, अगर आपको ये पता होता तो आप इसको सही कर सकते थे। और नेगेव जो नेगेव मरुस्थल है उसके बारे में भी अगर आपको पता होता तो आप उसके आधार पर भी सही कर सकते थे। यहाँ साइप्रस को देख सकते हो, एक द्वीपीय कंट्री है। सीरिया डिस्प्यूटेड रीजन हमेशा ही रहता है। लेबनान यहाँ है। तो ये वाला जो क्षेत्र है हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाने का मतलब पोटेंशियल रहता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना। क्लियर? तो ये था हमारा जो करंट अफेयर्स आईआर मिसलेनियस खंड गवर्नमेंट स्कीम वाला सेगमेंट था उसका। अगले खंड में जो है हम लोग इकोनॉमी के प्रश्नों पर बात करेंगे, और इकोनॉमी और जो अन्य सेगमेंट बच जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।